सुबह का वक्त रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार अपने इस खाली कमरे में चली जा रही थी, जहाँ अब रुद्र को अन्य की चूड़ियों की खनक उसकी खुशबू की आदत सी हो गई थी। वहाँ की एक एक चीज़ में अब सिर्फ अन्य के एहसास था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो खुद को मजबूर करने के लिए अपनी मुठ्ठियाँ बीच जल्दी से कमरे से निकल जाता है। सीढ़ियों के पास आते ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, सेफली रिसीव्ड, जिसे पढ़ रुद्र एक चैन की सांस लेता है। फिर वो वापस अपने फ़ोन को पॉकेट में रख जैसे ही नीचे जाता है तो एक पल को उसके कदम ही ठिठक जाते हैं, क्योंकि उसके जस्ट सामने सोफे पर बैठे दिग्विजय जी, रेहान, तविश, अभय और शौर्य उसके आने की आहट सुन उसे काफ़ी बुरी तरह घूर रहे थे। आकाश जी भी वहाँ मौजूद शांति से सब देख रहे थे। रुद्र उन सब की नज़रों में खुद के लिए सवाल भांप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तभी दिग्विजय जी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, रुद्र, अन्या कहाँ है? रुद्र उसके सवाल सुन बिना मुड़े शांति से कहता है, वो वापस चली गई। रुद्र का जवाब सुन दिग्विजय जी लगभग गरजते हुए कहते हैं, वापस चली गई या तुमने उससे वापस जाने पर मजबूर कर दिया? रुद्र उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता, जिससे दिग्विजय जी अपनी जगह से उठ उसके सामने आते हुए काफ़ी गुस्से से कहते हैं, रुद्र, हमने तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश, हर फैसला का मान रखा है, लेकिन अब हम अपने घर की बहू की बेइज्जती जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जाइए और इज्जत से इस घर की लक्ष्मी को वापस लेकर आइए। रुद्र उनका गुस्सा देख कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दिग्विजय जी को कैसे समझाए। वो कुछ सोच ही रहा था कि रेहान भी आगे बढ़ गुस्से से रुद्र को देख कहता है, हाँ भाई, आपकी सारी बातें सर आँखों पर, अपनी भाभी के सम्मान के आगे नहीं। आपने उन्हें चोट पहुंचाई है, इसीलिए अब आप ही जाएंगे उन्हें लेने। रेहान रुद्र को घूरकर सोचते हुए कहता है, वरना वरना फिर जल्दी से 2 कदम पीछे हट दरवाजे के सामने ज़मीन पर बैठ कहता है, वरना हम सब अनशन पर आ जाएंगे। क्यों तविश? तविश भी आज रेहान की बचकानी बात में उसका साथ देते हुए हाँ में सिर हिलाकर रेहान के बगल में बैठता कहता है, हाँ रुद्र भाई, इस बार आपको हमारी जिद माननी ही पड़ेगी। दोनों साथ में नारा लगाते हुए कहते हैं, भाभी को घर लाओ, भाभी चाहिए हमें। रुद्र उन दोनों की हरकत देख गुस्से में कहता है, रेहान, तविश, ये क्या बचपना है? रेहान गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहता है, ये बचपना नहीं भाई, आज हमारी ये जिद है जिसे आपको हर हाल में माननी पड़ेगी। नहीं चलेगी आपकी हर बार मनमानी, इस बार पूरी करनी होगी आपको हमारी मनमानी। भाभी को घर लाओ। शौर्य भी इस सब में साथ देते हुए आगे बढ़कर कहता है, हाँ, इस बार तुझे हार मानना होगा यार, क्योंकि तू गलत है। हमारी भाभी के साथ गलत हुआ। जाने को तो हम सब खुद उन्हें लेने जा सकते थे, लेकिन गलती तेरी है तो माफ़ी भी तुझे मांगनी होगी और इज्जत के साथ उसे ही लाना है, वरना। शौर्य भी रेहान और तविश के बगल में बैठ अपने पॉकेट से सफ़ेद रुमाल अपने हाथों में बांधकर कहता है, वरना हम सब यहीं बैठ अनशन करेंगे। रुद्र ये देख काफ़ी चिढ़ रहा था। वो अभय की तरफ देख के कहता है, तुम कुछ बोलोगे या इनके बचकाने में साथ दोगे? अभय शांति से रुद्र की बात सुन उसके सामने आता है। उसके चेहरे भाव देख रुद्र एक चैन की सांस लेता है कि अभय कम से कम इन सब में शामिल नहीं है। रुद्र ये सोच ही रहा था कि अभय के बोल उसके कान में पड़ते हैं, यार, बचपन से आज तक मैंने तुझे हमेशा सही माना है और तेरा साथ दिया है, चाहे तू गलत क्यों ना हो। तेरे इंटेंशन पर कभी सवाल नहीं किया। फिर रुद्र के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, लेकिन आज मैं इनके साथ हूँ, भले ही इनकी हरकतें काइंड्स हैं, पर मैं इनके साथ इनके हूँ, क्योंकि इस बार तू गलत और मेरी भाभी सही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच, पर इतना जानता हूँ कि भगवान भी अब मुझे कहे कि भाभी गलत है तो एक पल में भगवान पर शक कर सकता हूँ, पर उन पर नहीं। सच्चाई उनकी आंखों में झलकती है, जो तू अपने अतीत के दर्द के आगे नहीं देख पा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ, देर नहीं हुई है, प्लीज़ भाभी को मनाकर सम्मान के साथ लेकर आ, वरना। इतना बोल अबे भी उन अनशन की टोली में बैठ जाता है, वरना आज हम सबकी जिद और तेरे गुरूर के आगे जंग है, देखते हैं कौन झुकता है। ये देख तो रुद्र की आंखें चौड़ी हो गई
उसे कभी नहीं लगा था कि अभय ऐसी बचकानी भरी बातों में सबका साथ देगा। वो आसपास से दिग्विजय जी को कहता है, दादाजी अब आप तो कुछ कहे इन्हें। दिग्विजय जी भी अपने हाथ उठाकर आखिरी वाले सोफे के करीब बैठ कहते हैं, अब कहना का वक्त नहीं है रुद्र, करने का है। हम भी देखते हैं आखिर जीत किसकी होनी है। रुद्र ये देख के शौक रह गया। आज उसका पूरा परिवार सिर्फ अन्या के सपोर्ट में था और वो अकेला, लेकिन वो था तो जिद्दी, इतनी आसानी से कैसे अपनी हार मान जाता। वो गुस्से में सबको घूरते हुए कहता है, ठीक है, जिसे जो करना है करे, जब थक जाएंगे तो खुद अक्ल आ जाएगी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर साइड में खड़े जियान की तरफ देख के कहता है, जियान कार निकालो। इतना बोल रुद्र 2 कदम आगे बढ़ता है कि उससे रियलाइज होता है कि जियान अब तक अपनी जगह से नहीं हिला। वो गुस्से में उसकी तरफ मुड़ अपने दांत किटकिटाते हुए कहता है, जियान अब तुम्हें भी अलग से इनवाइट दूँ या फिर तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा है। जियान तो रुद्र की नज़रों से तपिश से ही डर के कांप गया। उसकी तो रुद्र से नज़रें मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो डरते डरते हुए आगे बढ़ और काफ़ी हिम्मत कर धीरे से कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन आज मैं इनके साथ हूँ, आप मैम को ले आइए। इतना बोल जियान भी उनके साथ जाकर जल्दी से पीछे बैठ जाता है और सबके चेहरे पर ये देख जीत भरी मुस्कान आ जाती है। वो सब रुद्र को देख रहे थे जो अब काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो कुछ करता उससे पहले सामने से आता अमन दिखाई देता है, जिसे देख वो चिढ़ते हुए अमन को घूर कर कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम भी इनकी ये नौटंकी में शामिल होने आए हो। भूलना मत, ये तुम्हारी सैलरी चेक पर मैं साइन करता हूँ। अमन जो अभी अभी आया था वो रुद्र की गुस्से वाली नज़र और उसकी बातों के साथ घर का ये अजीब एनवायरनमेंट देख काफ़ी हिलसा गया। उसे तो ये तक याद नहीं रहा कि वो यहाँ आया ही क्यों था। कुछ पल वो यूं ही सबके चेहरे ताकते रहता है। फिर जब उसकी नज़र रुद्र से मिलती है तो हड़बड़ाते हुए आगे बढ़कर कहता है, गुड 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 मॉर्निंग सर। वो यहाँ मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने आज ही ऑफिस लीव सबमिट दे दी है और साथ ही आपकी सारी मीटिंग भी अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दी है, और अगर कोई काम नहीं है तो मैं भी घर जाऊं। उसकी बात सुन रुद्र के चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं और बाकी सबको हंसी, क्योंकि अमन का चेहरा इस वक्त काफ़ी फनी लग रहा था। रुद्र अपनी भौएं चढ़ाते हुए गुस्से में उखड़ते हुए अपने एक कदम आगे लेते हुए कहता है, किसके कहने पर तुमने ये सब किया और छुट्टी किस बात की? अमन तो रुद्र का गुस्सा देख 4 कदम पीछे हटते हुए अपने चेहरे पसीने पहुँचते हुए हकलाते हुए कहता है, बॉस आपने ही तो कहा था। रुद्र ये सुन अमन पर बरसता है। उससे पहले ही दिग्विजय जी एक मुस्कान के साथ कहते हैं, मैंने कहा था अब तुम बहू को लेने जाओगे तो फुर्सत कहाँ होगी, इसीलिए तुम्हारी सारी मीटिंग आगे हफ्ते के लिए शिफ्ट करवा दी है। रुद्र उनकी बात सुन काफ़ी इरिटेट होते हुए कहता है, बट दादाजी आप। रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपना मुंह फेर लेते हैं और बाकियों को इशारा कर देते हैं। सब एक साथ नारा लगाने लगते हैं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, भाभी को घर वापस लाओ वरना ये सब नहीं चलेगा। एक साथ ही नारा सुन रुद्र वो गुस्से में अपना सिर पकड़ते हुए वापस तेज़ कदमों से ऊपर चला जाता है और बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। अमन जिसके समझ से अब तक सब परे था, वो काफ़ी कंफ्यूज सा सबकी और देखने लगता है तो सूर्य उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए शरारत से कहता है, अमन जी। अमन तो उसकी आवाज़ सुन शक पका जाता है। वो जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी जी। सूर्य उसके मज़े लेते हुए कहता है, आपकी तो अब तक शादी हुई नहीं और ऐसे बॉस के साथ रहते हो तो गर्लफ्रेंड होना नामुमकिन है, तो क्यों ना आप भी हमारा साथ दें इस अनशन में। अपने बॉस से सारे जन्मों का बदला एक बार में लेने का अच्छा मौका है। इतना बोल शौर्य शरारत से व्यंग कर देता है। अमन का तो शौर्य की बात सुन मुंह ही बन जाता है। फिर अपने बॉस से बदला लेने वाली बात सुन वो नज़र सीढ़ियों पर डाल उनके पास बैठ जाता है और सब उसकी हरकत देख मुंह दबाकर हंस देते हैं। रेहान फिर सोचते हुए सबसे कहता है, यार हम सब ने ये मोर्चा शुरू तो कर दिया है, लेकिन मेरा पत्थर जैसे भाई पर कुछ असर करेगा कि नहीं, या हम ऐसे ही शहीद हो जाएंगे। उसकी बात सुन अबे रेहान के कंधे पर हाथ रख भरोसे के साथ कहता है, असर करेगा, ज़रूर करेगा, भले ही वो पत्थर मानव का दिल रखता हो।
लेकिन उस पत्थर को भी पिघलने के लिए भाभी के एहसास ही काफ़ी है। वो खुद ही अंदर से इतना तड़प रहा है कि उसका दिल उसे एक पल जीने नहीं देगा सुकून से। और लोग कुछ कर लें लेकिन अपने दिल से कभी नहीं जी सकते। अबे की बात सुन सब उससे सहमति दिखाते हैं, फिर अपनी बातों में वही बेटे लग जाते हैं। अब हड़ताल तो शुरू कर दी थी, तो बस इसके असर होने का वेट करना था। दिग्विजय जी भी उनका साथ देते हुए वहीं बैठे रहते हैं। उनकी ऐसी कंडीशन तो नहीं थी, वो ज़्यादा देर सब सहन नहीं कर सके, लेकिन अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को वापस अपने घर लाने के लिए वो हर कुछ सहने को तैयार थे। रुद्र गुस्से में पैर पटक अपने कमरे में आता है और अपना कोट बेड पर फेंक अपनी टाई लूज करते हुए खुद रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए सोफे पे अपना सिर टिकाकर बैठ जाता है। उसे सब पर गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, पर सबसे ज़्यादा खुद पर, क्योंकि वो उन्हें समझने से पहले खुद तक तो नहीं समझ पा रहा था। कुछ पल में उसका गुस्सा दर्द में बदल जाता है। उसे भी अन्य की काफ़ी याद आने लगी थी। वो अपनी खाली निगाहें कमरे के चारों तरफ घुमाता है। उसका कमरा अब उसका नहीं था, वहाँ अन्य की खुशबू और आहट थी। रुद्र के बेरंग जिंदगी में उसके कमरे के जैसे रंग भरने वाली थी। उसका गुस्से वाला दिमाग अब काफ़ी हद तक शांत होकर अन्य के एहसासों में डूब सा जाता है। उसका दिल तो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अन्य औरों जैसी हो सकती है। वो तो उन एनोपोल के बारे में अन्य से बात कहो हो गया, जिसके नतीजे उसने अन्य को अपने गुस्से के तराजू में तोल उसे दोषी ठहरा दिया और खुद ही फैसला सुना दिया। ये सब सोचते हुए रुद्र की आंखों में एक बार फिर नमी छा गई। काफ़ी देर वो यूं ही बैठा रहा। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम में ढल गई, उसे कोई खबर तक न हुई। कुछ पल में एक नौकर उसके कमरे में लोग कर अंदर आता है और रुद्र को ग्रीट करते हुए उसके सामने कॉफ़ी का मग रख देता है। रुद्र उसे देख काफ़ी उठाते हुए उस नौकर से पूछता है, सबने अपना मोर्चा ख़त्म कर खाना खाया? नौकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, सब अब तक वैसे ही वहीं बैठे हैं, अपनी बात पर अड़े हैं। उसकी बात सुन रुद्र के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो फिक्र से कहता है, दादाजी वो भी अभी तक वहीं बैठे हैं, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया? वो नौकर जल्दी से कहता है, जी सर, दादाजी भी अभी तक वहीं उनके साथ ही बैठे हैं, पर उन्होंने खाना खा लिया और अपनी दवा भी ले ली। रेहान बाबा और बाकी सबके कहने पर भी वो उनकी बात नकार दी, लेकिन जब छोटी मैडम का फ़ोन आया था, उनके कहने पर दादाजी ने उनकी बात मान ली, पर आराम करने अपने रूम में नहीं गए, वहीं बैठे हैं। ये सुन रुद्र को काफ़ी बुरा लगता है। एक पल अच्छा भी, क्योंकि अन्या भले ही यहाँ से चली गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रही थी। उसे अब भी उसके परिवार की फिक्र है। वो नौकर को जाने का इशारा करते हुए अपनी कॉफ़ी को जैसे ही सीप लेता है, उसका मुँह ही बिगड़ जाता है। वो गुस्से में नौकर को डांटते हुए कहता है, ये कॉफ़ी किसने बनाई है? कितनी बकवास है, लगता है सब कॉफ़ी बनाना भूल गए हैं। रुद्र का गुस्सा देख वो नौकर सहम सा गया। वो जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं दूसरी बनवा के आता हूँ। वो क्या है, आपकी कॉफ़ी हमेशा मैम ही बनाती थी, इसीलिए आज काफ़ी दिन बाद शेफ के हाथों का स्वाद आपको पसंद नहीं आ रहा है। मैं अभी दूसरी बनवा कर लाता हूँ। रुद्र गुस्से में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ले जाओ इसे। वो नौकर भी जल्दी से कॉफ़ी लेकर चला जाता है और रुद्र एक ठंडी आह भरते हुए कुछ सोचने लगता है। एक दिन में ही उसका अन्य के जाने के बाद ये हाल था कि वो एक पल सुकून से जी नहीं पा रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा। ये सोच रुद्र उठता है और फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। रात के 10 बजे के करीब रुद्र के पास एक मैसेज आने पर वो कहीं जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से निकलता है, तो सामने खड़े इंसान को देख उसके कदम एक पल ठिठक से जाते हैं। सामने और कोई नहीं, आकाश जी खड़े थे और उन्हें देख ऐसा ही लग रहा था जैसे वो रुद्र का ही इंतज़ार करते हुए वहाँ खड़े थे। दोनों बाप बेटे की नज़र आसपास में मिलती है, लेकिन रुद्र अपना मुंह फेर उसके बगल से जैसे ही जाने को होता है, उसके कानों में आकाश जी की आवाज़ पड़ती है, रुद्र। रुद्र अपना नाम सुन रुद्र के कदम जम से जाते हैं। आज 25 साल बाद आकाश जी ने रुद्र का नाम कोई तेज़ और गुस्से में नहीं, बल्कि एक अलग ही एहसासों से लिया था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े थे। आकाश जी अपने हिचकती जवान को हौसला देते हुए आगे कहते हैं,
रुद्र 2 दिन बाद तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बहू इस पूजा में शामिल हो। तुम्हारी माँ की भी काफ़ी तमन्ना थी अपनी बहू से मिलने की, उससे लाड़ लड़ाने की, पर अफसोस ये सपना सच होते हुआ वो देख नहीं पाई। ये बोलते हुए आकाश जी की आंखों में नमी आ गई। वो आगे कहते हैं, तुम अन्या को वापस ले आओ, हम सबके लिए नहीं तो अपनी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए बहू को वापस ले आओ, ताकि वो पूजा में शामिल हो सके और मेरी कौशल्या अपनी परछाई मेरी बहू जैसी बेटी में देख सुकून पा सके। उसके बिना ये घर अब घर नहीं लगता है, ले आओ उसे वापस। इतना बोल आकाश जी बिना रुद्र की तरफ मुड़ वहाँ से चले गए। रुद्र तो स्तंभ होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में भी कुछ पानी सा आ गया। पूरे 25 साल बाद उसके पिता ने आज उससे कुछ कहा, वो भी गुस्से और तेज में नहीं बल्कि एक अपनेपन से, वो भी अन्या के लिए। जिस जज्बात के लिए वो बचपन में अपनी माँ के जाने के बाद तरसा, वो आज कुछ पल उससे मिला भी तो यूं ही वो बयां नहीं कर पा रहा था। अन्य की वजह से आज बाप बेटे के टकरार वाले रिश्ते में कुछ उम्मीद सी लगी। रुद्र ने तो अपने पिता से हर उम्मीद ही तोड़ दी थी। वो कभी कुछ मुंह से शिकायत और गुस्से के सिवा कुछ और सुनेगा। वो अपने बहते जज्बात को काबू करने की लाख कोशिश कर ले, पर 25 साल के इस इंतजार को नहीं रोक पा रहा था। कुछ पल में रुद्र खुद को संभाल नीचे आता है। नीचे का माहौल देख उससे काफ़ी बुरा लगता है। सारे लोग ज़मीन पर अस्त व्यस्त सोए थे और दिग्विजय जी भी सोफे पर काफ़ी कष्ट से लेटे सो रहे थे। उसे यह सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो धीरे से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देता है। दिग्विजय जी के पास आकर उनकी आंखों का चश्मा हटाते हुए उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और जाते जाते उनके पैरों को अपने हाथों से स्पर्श कर अपने सीने से लगा लेता है। फिर 2 कदम आगे चल नीचे झुक एक बार सबको देख अफसोस में सिर हिलाते हुए उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और रेहान के माथे पर अपना हाथ फेरता है। हाथों के गर्म स्पर्श से वो नींद में कुमकुमाते हुए बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कहता है, भाभी भाभी को वापस ले आओ भाई। आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी, भाभी अच्छी हैं भाई, भाभी। उनकी बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है। रेहान भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन रुद्र ने उसे एक छोटे बच्चे जैसा पाला है। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को हर जहां से लड़ पूरी कर बिना उसके कहे हर मुमकिन कोशिश किया करता था। वो भी सबके चेहरे एक बार देख उठता है और बाहर चला जाता है। बाहर जियान उसका वेट कर रहा होता है। रुद्र को आता देख जियान जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोल खड़ा हो जाता है। एक नज़र उसे घूरकर चुपचाप कार में बैठ जाता है। रुद्र के घूरने पर जियान की आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं। वो जानता था इस सब का कारण, फिर वो भी जल्दी से ड्राइवर सीट के बगल में बैठ ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। चौहान मैंसन से एक साथ 5 कार निकलती हैं। एक में रुद्र होता है और बाकियों में उसके बॉडीगार्ड्स। कुछ ही घंटों के लंबे सफ़र में रुद्र की कार एक छोटे से घर के आगे रुकती है। जियान सबसे पहले उतर सारे बॉडीगार्ड्स को उतरने का इशारा करता है। एक बार सब चेक कर जियान रुद्र की तरफ का दरवाज़ा खोल उससे बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र भी बाहर आकर एक नज़र उस छोटे से घर को देख अंदर की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे के पास आते ही जियान आगे बढ़कर उस दरवाजे का बेल बजाता है। काफ़ी बेल बजाने के बाद कुछ पल में दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे पे खड़ा शख्स अपने सामने 4-5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड के साथ रुद्र को देख परेशान हो जाता है। सामने खड़ा शख्स रुद्र के साथ 4-5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देख काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। उसके चेहरे पर डर से पसीने आ जाते हैं और जो उसके सामने में आंखों में बची कुची नींद थी वो भी अब डर से गायब हो जाती है। जियान काफ़ी अदब से उस सामने खड़े आदमी से कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जियान की बात सुन उस आदमी को होश सा आता है। वो एक नज़र रुद्र को देख काफ़ी धीरे से हाँ में सिर हिलाता है और काफ़ी इज्जत से कहता है, दामाद जी आप इस वक्त आइए, अंदर आइए। वो शख्स और कोई नहीं केवेंद्र जी होते हैं और आधी रात को रुद्र को खुद के दरवाजे पर देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। रुद्र बिना किसी भाव के अन्य के उस छोटे से घर में जाता है। केवेंद्र जी का घर बड़ा नहीं था,
लेकिन काफ़ी खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ था। उनका घर एक मंजिला था। नीचे छोटे से हॉल के साथ 4 कमरे थे और ऊपर एक छोटा कमरा और छत थी। सारिका जी की भी नींद टूट चुकी थी। वो भी हॉल में खड़ी ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतनी रात को कौन आया उनके घर में। जैसे ही उनकी नज़र 4-5 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड के साथ रुद्र पर अंदर आते हुए पड़ती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। केवेंद्र जी जल्दी से आगे बढ़ रुद्र को हॉल में लगे सोफे पर काफ़ी इज्जत से बैठने को कहते हैं। रुद्र भी आराम से बैठ जाता है और अपनी पैनी नज़रों से घर का जायजा लेने लगता है। रुद्र के बॉडीगार्ड के आसपास खड़े हो जाते हैं। केवेंद्र जी का घर छोटा था, जिसकी वजह से वो 4-5 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स के कारण घर काफ़ी भरा भरा लग रहा था। साथ ही उनके बिना एक्सप्रेशन के डरावने भाव देख केवेंद्र जी और सारिका जी के चेहरे पर डर से मानो पसीने छूट रहे थे। उनके लिए सब काफ़ी अजीब और नया सा था। उनकी तो कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। केवेंद्र जी जल्दी से सारिका जी अन्या को बुलाने का इशारा करते हैं। सारिका जी हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से हॉल साइड में बने 2 कमरों में से एक बंद कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने लगती हैं। कुछ ही देर में नींद से अलसाई हुई अन्या दरवाज़ा खोल अपनी नींद से बोझी आंखों में मसलते हुए झटलाई टोन में कहती है, क्या हुआ माँ? अब आधी रात को कौन से सवाल ने आपकी नींद उड़ा दी जो आप मेरी नींद में खलल डालने आए हो? अन्या की बात सुन सारिका जी झट से उसके कंधे पर हाथ रख घबराई टोन में कहती हैं, अरे लाडो, सवाल ने नहीं, दामाद जी ने। मेरा मतलब है कि दामाद जी यहाँ आए हैं। ये सुन तो अन्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो चौंकते हुए कहती हैं, क्या? वो इस वक्त? सारिका जी जल्दबाजी में हाँ में सिर हिलाती हैं। अन्या को तो अपनी माँ को बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो झट से अपनी आंखें खोल सारिका जी के पीछे देखती है। रुद्र शांति से सोफे पे बैठा उसे ही देख रहा था। साथ ही जियान और बॉडीगार्ड भी उसके आसपास खड़े थे। ये देखते हुए जल्दी से उसकी नज़र अपने पिता पर जाती है, जो कुछ दूर खड़े उन सबको ही देख रहे थे। केवेंद्र जी के चेहरे के भाव काफ़ी परेशान से लग रहे थे। वो काफ़ी डरे सहमे से सबको देख रहे थे। दरअसल पिछली बार की अन्या के पेरेंट्स की मुलाकात कुछ इस कदर हुई थी। उन्होंने रुद्र का गुस्सा देख लिया और साथ ही उसका पावर भी। केवेंद्र जी मिडिल क्लास से शुरू थे बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें कभी आदत नहीं थी ऐसे बॉडीगार्ड्स को देखने की। अन्या ने जब अपने माँ बाप के ऐसे घबराए हुए एक्सप्रेशन देखे तो उससे काफ़ी गुस्सा आने लगा रुद्र पर। आखिर वो उसके माँ बाप को ऐसे कैसे डरा सकता है? ये देख अन्या गुस्से में तिलमिलाए हुए जल्दी से अपने कमरे से निकल हॉल में आती हैं और जियान के सामने खड़ी होकर उसे घूरते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जियान, ये मेरा घर है, कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं जो तुम अपने बॉस की सेफ्टी के लिए इतने सारे मुस्तंडों को लाए। अभी के भी निकालो इन्हें मेरे घर से। मुझे फिजूल के लोग अपने घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं। जियान अपनी लेडी बॉस का गुस्सा देख जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए उन सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड्स भी अन्या के सामने सिर झुकाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हॉल में खड़े केवेंद्र जी और सारिका जी ये सब देख हैरान रह जाते हैं। अपनी भोली सी बेटी का ये लेडी बॉस वाला ऑरा देख उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि सच में उस वक्त वो मासूम से बेटी उनकी अन्या लग ही नहीं रही थी। और जब सबको उसे रिस्पेक्ट देते हुए देखा तो उन्हें मन ही मन काफ़ी अच्छा लगा। वही रुद्र बस एकटक अन्या को देख रहा था। उन्हें अलग हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन ये घंटों की दूरी उसे जन्मों बराबर लग रही थी। वो बस अन्या को देखने में खो सा गया था। वो काले रंग का पटियाला सूट उसके गोरे बदन पर काफ़ी खिल रहा था और साथ ही उसके लंबे खुले लहराते बाल उसकी खूबसूरती में एक अलग ही रंग बिखेर रहा था। उसका चेहरा तो गुस्से में भी रुद्र के दिल में हलचल मचा रहा था। वो क्यूट लग रही थी। जियान को डांटते वक्त रुद्र उसे देख मन ही मन मुस्कुरा उठा। सारी बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद अन्या गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ उसे घूरते हुए कहती हैं, और आप यहाँ क्यों आए हैं? अन्या इसके आगे कुछ कहती कि उसे रियलाइज़ होता है कि उसके माँ बाप अब भी वहीं मौजूद हैं, जो उसकी बात सुन कुछ कंफ्यूज सा उसे देख रहे थे। वो उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी और ना ही अपने रिश्ते की सच्चाई उन्हें बताकर उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर रुद्र का हाथ पकड़ धीरे से कहती हैं, आप आइए मेरे साथ।
इतना बोल अन्या रुद्र का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। वहीं रुद्र जो कब से अन्या को देख रहा था और जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो अपने हाथ को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे अन्या का खुद पर हक जताना काफ़ी अच्छा लग रहा था। अन्या जैसे ही रुद्र को अपने कमरे में जाती है कि रुद्र खुद पर और काबू न रखते हुए झट से दरवाज़ा बंद कर अन्या को साइड की दीवार से लगा उसे अपनी बाहों में भर अपने सीने से लगा लेता है। अन्या तो एक पल के लिए सुन सी पड़ जाती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो रुद्र की बाहों में है, वो रुद्र को खुद से अलग करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप, छोड़े। रुद्र उसका झटपटाना देख उसे छोड़ देता है। कमरे में बस छोटे से लैंप की रोशनी बिखरी हुई थी जिसमें रुद्र अन्या का वो चांद के भांति चमक रहा था। चेहरा उसे प्यार से छूकर काफ़ी प्यार से कहता है, अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूँ, ये बदतमीजी कहाँ से हुई। रुद्र के मुंह से पत्नी शब्द सुन अन्या को अब काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में रुद्र को घूर एक तंज भरी हंसी में कहती हैं, रियली याद आ गया आपको कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि आप मेरे कुछ लगते हैं। अन्या की बातों में रुद्र को खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि इस बार ये उसके खुद के उलझाए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाले, लेकिन वो भी रुद्र राय चौहान था, हार न मानना उसकी फितरत थी। अन्या उससे खामोशी देख आगे कहती है, वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं? ये कोई वक्त होता है किसी के घर पर आने का? रुद्र अन्या की बात सुन उसकी तरफ झुक उसकी आंखों में काफ़ी कशिश भरी आवाज़ में कहता है, अपनी पत्नी को घर ले जाने। अन्या उसकी बात सुन छिड़ते हुए कहती हैं, और आपको लगता है इतनी आसान है? इतना सब कुछ कहने के बाद भी मैं आपके साथ घर चलूँगी। रुद्र उसकी बात सुन काफ़ी हल्की मुस्कान लिए अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को काफ़ी प्यार से छूते हुए उसका गर्दन पकड़ अपनी तरफ उठाते हुए कहता है, माय डियर वाइफ, अगर नहीं चलोगी तो उठा के ले जाऊँगा, वो भी हक से, अपने सास ससुर के सामने, और तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अन्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से काफ़ी प्यार से हटाते हुए कहता है, धमकी नहीं वाइफी, ये रुद्र राय चौहान का स्टाइल है। धमकी तो ये होती है कि मैं जाकर अपने पूज्य सास ससुर जी को कहने की उनकी बेटी काफ़ी नखरे दिखा रही हैं आपके दामाद के साथ घर जाने में। ये सुन अन्या के चेहरे के भाव भी बदल गए। वो सोचने लगी कि इस आदमी का सच में कोई भरोसा नहीं, कहीं ये सच में कुछ उल्टा सीधा जाकर मम्मी पापा के सामने कह दे तो वो खामखाम परेशान हो जाएंगे। और मम्मी को तो शक था कि मेरे यहाँ अचानक आने पर ऐसे वो जो यकीन में बदल जाएगा तो दुनिया जहाँ का टेंशन लिए बैठ जाएगी। सुबह से ही वो कितने सवाल मुझसे पूछा चुकी थी और कितनी मुश्किल से वो उन सारे सवालों से बची हुई थी, ये मैं ही जानती हूँ। उन्हें तो हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती है और अब ये उस चिंता की आग में हवा डाल देंगे। अन्या को अपनी सोच में अपने चेहरे के भाव बदलते देख रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी कमर को कसकर होल्ड कर अपने पास लाते हुए कहता है, डोंट वरी वाइफ ही, तुम्हें प्रॉब्लम देने थोड़ी आया हूँ और न ही अपने सास ससुर को तंग करने। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, इसीलिए अच्छी वाइफ की तरह 5 मिनट में बाहर आ जाना और मेरे साथ बिना कोई शिकायत के घर चलना। इतना बोल रुद्र उसे छोड़ देता है और एक शरारत मुस्कान से उसे देखता है। उसका यूँ देखना अन्या को अब काफ़ी चिढ़ होने लगी थी। रुद्र मुस्कुराते हुए जाने को जैसे ही मुड़ता है कि अन्या उसे घूरते हुए कहती है, आपको नहीं लगता आपको बेबुनियाद इल्ज़ाम और बदसलूकी के लिए मुझसे एपोलॉजी मांगनी चाहिए? एपोलॉजी का शब्द सुन रुद्र के तो कान ही खड़े हो गए। रुद्र ने जैसे ही अन्या के मुंह से एपोलॉजी का नाम सुना तो उसके जाते कदम रुक से गए और साथ ही उसके कान भी जैसे खड़े हो गए। वो मुड़कर अन्या को देखता है जो उसे काफ़ी एटीट्यूड्स में घूर रही थी। रुद्र कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में कहता है, एपोलॉजी? अन्या भी अपने एक आईब्रो को उचकाते हुए उसे गुस्से के साथ देख रही थी। रुद्र कुछ सोच अपनी आंखों में शरारत लिए अन्या के करीब आता है और झट से अपने एक हाथों में उसकी कमर थाम उसे खुद के करीब कर अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन पर रख उसका चेहरा कुछ उठाता है और खुद नीचे झुक उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर अपने होठ रख उसे चूमना शुरू कर देता है। अन्या शौक ही रह जाती है। उसका दिमाग मानो रुद्र के किस्से ब्लैक ही हो जाता है।
उसने कभी नहीं सोचा कि रुद्र अपोलो जी की जगह कुछ ऐसा करेगा। रुद्र उसे काफ़ी सोपटी चूमते हुए अपनी आंखें बंद कर उस किस को महसूस कर रहा था। कितना प्यारा एहसास था जो उसे इस वक्त महसूस हो रहा था, मानो उसकी दुनिया ही हर चाह बस अन्य के होठों पर आकर ख़त्म होने को होती। उसे तो ये तक नहीं पता था कब उसकी सॉफ्ट किस इंटेंशन और पैसन में बदल गई। अन्या को उसकी बाहों में कस फंसाने लगी और खुद को उसके पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे खुद को किस करने से रोकने के लिए मशक्कत करने लगी, लेकिन रुद्र तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हर बार उसकी ये चाहत के आगे हार सी जाती है। कुछ पल में रुद्र अन्या के होठों को छोड़ उसकी तरफ देखने लगता है। अन्या काफ़ी नाराज़ लग रही थी। अन्या गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं, दूर रहे मुझसे। रुद्र अपना हाथ से उसके गालों को होल्ड कर प्यार से उसके होठों को छूकर उसकी तरफ झुक शरारत से कहता है, तुम्हें ने तो कहा एपोलॉजी के लिए, तो ये एपोलॉजी है। अन्या उसकी बात सुने एक पल को तो हैरान रह गई। वो रुद्र को अजीब नज़रों से घूरते हुए कहती है, ये कौन सी एपोलॉजी है। रुद्र उसकी आंखों में झांकते हुए अपने दोनों आईब्रो उठाकर काफ़ी स्टाइल से कहता है, ये रुद्र राय चौहान स्टाइल्स एपोलॉजी है स्पेशली। फिर प्यार से अन्या को देख के कहता है, एंड ओनली मिसेस रुद्र राय चौहान के लिए। ये सुने एक पल अन्या का दिल एक पल को धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल रुद्र की बेरुखी याद आती है। उसके वो दर्द भरे इल्ज़ाम याद आते हैं। अब मानो अन्या का गुस्सा फूटने के कगार पर आ गया। ये देख रुद्र उसके फूले हुए नाक को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहता है, ओहो वाइफ, गुस्सा नहीं करते। देखो, अगर तुम यहाँ चिल्लाओगी तो बाहर खड़े मेरे सास ससुर जी को टेंशन होगी, और उन्हें टेंशन होगी तो उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी। ये बात अच्छी थोड़ी ना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ शांति से घर चलो। फिर आंखों में शरारत ले कहता है, बाकी की एपोलॉजी मैं घर पर दूंगा, हमारे कमरे में बिल्कुल आराम से अकेले में, ओके। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र मुस्कुराते हुए कमरे से जल्दी से बाहर निकल जाता है, और वहीं अन्या अपने आप में खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसे इस वक्त रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अगर उसके पेरेंट्स का सवाल नहीं होता तो वो कभी रुद्र की मनमानी नहीं झेलती और न ही उसके साथ जाती। अन्या कुछ सोचते हुए अफसोस में अपने कमरे के वॉशरूम में चली जाती है। वहीं केवेंद्र जी और सारिका जी काफ़ी परेशान से सोफे पर बैठ अन्या और रुद्र का बाहर आने का वेट कर रहे थे। सारिका जी तो बार बार दरवाजे को ताक रही थी। उनके जहन में मानो सवालों की जहरी लग गई थी। अन्या का यूं अकेले सुबह सुबह आना और फिर लाख सवाल पूछने पर भी चुप रहना और बात टालना, फिर आधी रात को रुद्र का इस कदर घर आना और अन्या का बिना कुछ कहे रुद्र को कमरे में ले जाना, ये सारे सवाल सारिका जी की सांसें थामे हुए थे। वो बार बार अपने हाथों को वापस में मसल रही थी। केवेंद्र जी उन्हें ऐसे चिंता करता देख धीरे से अपने हाथ को उनके हाथ में रख उन्हें आंखों से हौसला देते हैं। वो भी लाचारी में केवेंद्र जी को देखती हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिसकी आवाज़ सुन केवेंद्र जी और सारिका जी एक साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए उस ओर देखते हैं। कमरे से रुद्र अपने चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान लिए बाहर आता है। हॉल में आते ही रुद्र की नज़र केवेंद्र जी और सारिका के चिंता भरे भाव पर जाती है, जिसे रुद्र कुछ सोचते हुए उनकी तरफ बढ़ जाता है और काफ़ी शांत स्वर में अपने रोबदार आवाज़ में कहता है, वो मैं यहाँ अन्या को वापस ले जाने आया हूँ। सॉरी, मैं इतनी रात को बिना बताए अचानक आ गया, पर ज़रूरी था। मैं अन्या का बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र जाने को होता है कि कुछ सोचकर वापस उन्हें एक नज़र देख अचानक ही झुककर उनके पाँव छूता है। केवेंद्र जी और सारिका जी रुद्र के ऐसे अचानक करने पर काफ़ी सकपका गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिस्पॉन्स करें। उन्होंने कभी भी इस चीज़ का एक्सेप्ट नहीं किया था रुद्र से। केवेंद्र जी जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हैं और रुद्र को आशीर्वाद देते हुए काफ़ी इज्जत से कहते हैं, खुश रहे दामाद जी, आप बाहर क्यों, यही अन्या का इंतज़ार करें। रुद्र नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। रुद्र इतना बोल बाहर चला जाता है। जियान भी रुद्र के पीछे चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद सारिका जी जल्दी से अन्या के कमरे में जाती है। कमरे में अन्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने ज़रूरी सामान पे करने में लगी थी। सारिका जी जल्दी से कमरे में आते हुए अन्या को देख कहती हैं, लाडो क्या बात है, दामाद जी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन अचानक सब ठीक है ना लाडो,
तू तो सुबह ही आई और अब जा रही है। अन्या अपनी माँ की बात सुन उनकी तरफ देखती हैं। वो जानती थी उसकी माँ के सवाल अब तक ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अन्या झट से उनके पास आकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर मजबूत से कसते हुए भरोसे के साथ उन्हें समझाते हुए कहती हैं, माँ सब ठीक है, आप बेवजह टेंशन ले रही हो। फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, माँ मैंने बताया था ना कि डेड का फ़ोन आया था और वो माँ की पुण्यतिथि की पूजा के बारे में बोल रहे थे। उसी के सिलसिले में ये मुझे लेने अचानक ही आए हैं और सॉरी वो इतनी रात को आ गए। एक्चुअली वो ऑफिस के काम की वजह से बिजी रहेंगे कल सुबह से, इसीलिए इस वक्त आए हैं। सॉरी इनकी वजह से आपको और पापा की नींद खराब हो गई। मेरा फ़ोन पे बंद था जिसकी वजह से ये मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। अन्या की बात सुन सारिका जी को कुछ तसल्ली होती है। अन्या जल्दी से अपना बैग बंद कर लाल दुपट्टा उठाकर पीछे से ओढ़ते हुए अपनी माँ से कहती हैं, माँ मुझे चलना होगा, ये बाहर वेट कर रहे हैं। अपने बेटे की जाने की बात सुन सारिका जी काफ़ी भावुक सी हो गई। वो अन्या को कसकर गले लगाते हुए 2 पल चैन अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास महफूज करना चाहती थी, लेकिन ये वक्त कभी भी अपनी बेटी की शादी के बाद माँ बाप को नसीब नहीं होता। अन्या भी अब अपनी माँ के गले लग काफ़ी भावुक सी हो गई। कुछ पल में दोनों माँ बेटी खुद को संभाल अलग होती हैं। सारिका जी अन्या के गालों को प्यार से छूते हुए कहती हैं, कैसा वक्त आ गया है, अपने जिगर के टुकड़े से 2 पल चैन से बात करने का भी मौका नहीं मिलता। कितनी बातें भी थी मुझे करनी, लेकिन देखना सब फिर से अधूरा सा रह गया। लेकिन इस सब अधूरी ख्वाहिश से ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरी लाडो अपनी नई ज़िंदगी में खुश है। दामाद जी के इतना व्यस्त होने के बावजूद सिर्फ तुझे खुद लेने आए, तेरी परवाह करना, ये देख एक माँ के दिल को कितना सुकून मिला, ये मैं बता नहीं सकती। फिर अन्या को समझाते हुए कहती हैं, और एक बात लाडो, ये बात मुझे तुम्हारी शादी के वक्त ही समझनी थी, लेकिन ऐसे हालात थे कि नहीं, उसके बाद वक्त मिला ही नहीं। पर आज मैं तुम्हें वो बात कहना चाहती हूँ लाडो, शादी ज़िंदगी में एक भारी मायने रखता है। इसमें कभी आपका साथी कम तो कभी आप कम हो जाते हैं। इस वक्त तुम्हें बिखरना नहीं है, खुद पर बस विश्वास रखना है और साथ ही अपने साथी को खुद पर विश्वास दिलाना है और जहाँ तक हो सके इस रिश्ते को दिल से निभाना। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं या तुम अकेली पड़ रही हो, तो बस ये याद रखना, चाहे दुनिया के हर रिश्ते टूट जाए पर अपने माता पिता से नहीं टूटेगा। तुम्हारे मम्मा पापा के घर का दरवाज़ा अपनी लाडो के लिए हमेशा खुला है। अन्या अपनी माँ की बात सुन कुछ इमोशनल हो गई। वो झट से सारिका जी के सीने से लग जाती हैं। उसकी माँ ने उसे बातों ही बातों में एक भरोसा दिलाया था और हिम्मत भी दी थी जिसकी उससे बहुत ज़रूरत थी। सारिका जी और अन्या कुछ पल में खुद के जज्बात संभाल कर बाहर आती हैं। हॉल में केवेंद्र जी सोफे के पास खामोशी से खड़े थे। अन्या की जब नज़र अपने पिता पर जाती है तो वो अपने जज्बात को काबू नहीं रख पाती और भागकर उनके सीने से लग जाती हैं। केवेंद्र जी भी अपने कलेजे के टुकड़े को सीने में छुपाए खामोश खड़े रहते हैं। फिर कुछ पल में अलग होकर अन्या के बहते आंसू पोंछ एक स्माइल देते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना लाडो। अन्या हाँ में सिर हिलाती हैं, फिर उनके साथ घर के बाहर आती हैं। घर के बाहर ही 5 कार एक लाइन में खड़ी होती हैं और घर के दरवाजे के सामने वाली कार के पास रुद्र के दरवाजे के पास खड़ा अन्या का ही इंतज़ार कर रहा था। जियान भी उसके साथ खड़ा था। अन्या ने जब रुद्र को देखा तो उसका शांत हुआ गुस्सा खुद ब खुद भड़क गया। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो रुद्र के साथ वापस जाए, पर वो अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो खुद के अंदर के तूफान को अंदर दबाकर अपने मम्मी पापा से मुस्कुराकर गले मिल विदा लेते हुए आगे बढ़ती है। जियान अन्या के हाथ में बैग देख आगे बढ़ता है लेने को कि अन्या गुस्से में बैग बिल्कुल जियान के पैरों पर पटक रुद्र को इग्नोर करते हुए कार के दूसरे साइड जाकर बैठ जाती है। अन्या का गुस्सा देख रुद्र मुस्कुरा देता है और जियान जिसके पैरों में अपने हिस्से का बॉस का दर्द गुस्से में मारा बैग से चोट लगी, वो उस दर्द को बर्दाश्त कर रुद्र को अफसोस में देख धीरे से कहता है, बॉस लगता है इस बार मैम काफ़ी गुस्से में है, ज़रा संभल कर, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बॉस उसका ऑल द बेस्ट सुन रुद्र उसे घूरता है तो जियान हड़बड़ाते हुए जल्दी से बैग कार में रखने को चला जाता है। रुद्र उसे देखकर एक नज़र अपने सामने खड़े अन्या के पेरेंट्स को देख अपना सिर हिलाता है और चुपचाप कार के अंदर अन्या के बगल में बैठ जाता है।
केवेंद्र जी, सारिका जी एक नज़र कार को देख फिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। कार पल झपकते ही वहाँ से निकल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में।